सर 261469। ओके, ऋतिक जी आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम प्रतीक तिवारी है। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बीना में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कार्यरत हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गंज बहादुर से पूरी की। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल से पूरी की। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उसके पश्चात मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। और अब मैं एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल में 1 साल अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। वर्तमान में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बीना में मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऋतिक जी, मेरा प्रश्न जी जी आपसे ये है कि जो विधायिका है, जी जी। विधायिका में आप विपक्ष की भूमिका पर एक अपना विचार दें कि क्या होती है। सर विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विधायिका का काम कानून का निर्माण करने का होता है। और अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो जो रूलिंग पार्टी है वो अपने अनुसार कोई भी कानून बना सकती है, जिससे कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परेशानियां हमें देखने को मिलेंगी। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो एक तानाशाह में कन्वर्ट हो सकती है अगर विपक्ष नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मजबूत विपक्ष एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। सर हम वर्तमान में एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड कानून आया, या उसके पहले और भी 370 का हटना हो, तो 370 के समय एक मजबूत विपक्ष नहीं था, जिस प्रकार से उस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन वक्फ बोर्ड के समय हमें देखने को मिला कि विपक्ष ने अपनी बात, अपने मुद्दे बहुत मजबूती से सामने रखे, और जिन पर सरकार को जवाब भी देना पड़ा। तो मेरे हिसाब से एक विधायी काम में सर बहुत जरूरी है कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष हो, जिससे लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतंत्र बना रहे। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर अभी कमजोर विपक्ष है वर्तमान में, तो वर्तमान में देश की, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके ऊपर कुछ खतरा है? सर वर्तमान में मैं नहीं मानता हूँ कि कमजोर विपक्ष है। वर्तमान में मेरे अनुसार बहुत मजबूत विपक्ष है। और हाँ सर, इसके पहले अगर हम बात करें 2019 से 2024 के बीच का जो समय अवधि है लोकसभा की, उस समय मेरे अनुसार कमजोर विपक्ष था। और कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला कि विपक्ष की जो बातें हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको उतनी मजबूती से नहीं सुना गया। पहले ऋतिक जी मुझे आप ये बताएं, अभी वर्तमान में जैसा आपने भी सुना होगा कि एसएससी को लेकर के एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट या संघर्ष खड़ा हो रहा है। और इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग क्या हमारे देश में संविधान के कुछ जो अनुच्छेद हैं, जिसमें कि आर्टिकल 19 की बात करें हम, तो क्या आप इसे आर्टिकल 19 का उल्लंघन मानते हैं? इस पर अपनी एक टिप्पणी दें। आर्टिकल 19 में जिस प्रकार से कहा गया है कि हमें बोलने की और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की आजादी है, और हम असेंबल भी हो सकते हैं पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से। तो सर जो एसएससी में देखा गया है, उस समय जो स्टूडेंट का जो आंदोलन था वो क्वाइट पीसफुल था। उसमें किसी भी प्रकार का हिंसा हमें देखने को नहीं मिली थी। तो उनको अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करने का की परमिशन दी जानी चाहिए थी, जो कि मुझे लगता है कि नहीं दी गई। उन्हें इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया, और यहाँ तक कि लाठी चार्ज तक स्टूडेंट पे किया गया। और सर मेरा मानना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की हम अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम जो संवाद के माध्यम से नए सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और सर स्टूडेंट की अगर बात को नहीं सुना जाएगा, जो देश का भविष्य निर्माण करेंगे, तो मैं मानता हूं कि हमारा देश कहीं ना कहीं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आप इससे सहमत हैं कि देश हमारा गलत दिशा में जा रहा है अभी? हाँ सर, यूथ की अगर उस पर मैं बात करूं, अगर इस प्रकार की चीजें कंटिन्यूसली होती रहेंगी, वैसे तो सर मेरा मत ये है कि देश बिल्कुल प्रोग्रेस कर रहा है, हम दिशा में आगे जा, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, जहाँ पे हमें संवाद की आवश्यकता है। और एसएससी की केस को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये सही दिशा का
उदाहरण नहीं है। इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान में अभी देश में उपराष्ट्रपति महोदय ने अपना इस्तीफा दिया, तो क्या इस पहलू जी को सर। आप किस तरह से जोड़कर चलते हैं? क्या सरकार के द्वारा कोई दबाव बनाया गया, या फिर उन्होंने स्व इच्छा से ही अपना इस्तीफा जो है वो प्रस्तुत किया? सर इसमें मैं कोई भी बात श्योरिटी से तो नहीं कह सकता हूँ कि क्या हुआ, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के जो उस समय क्या शेड्यूल जारी किया गया कि वो विपक्ष के नेताओं से मिले, उन्होंने विपक्ष का एक मोशन एक्सेप्ट कर लिया। और भी कुछ चीजों को लेकर जो सरकार की और उनकी जुडिशरी का एक मामला चल रहा था, जिसको लेकर वाइस प्रेसिडेंट काफी वोकल थे और बार बार उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो भी एक कारण रहा। लेकिन सर ये सारी बातें कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता है, तो मैं भी इस पे अपनी 100% नहीं कह सकता हूँ कि सरकार का दबाव रहा। तो लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें रही होंगी कि जो उनको एकदम से इतने इनिशियली, क्योंकि उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वो काफी समय से थी, और उसको एकदम से उन्होंने आधार बना के अपना रजिस्ट्रेशन दिया, तो कहीं ना कहीं से डाउट्स उत्पन्न होते हैं। लेकिन सॉरी सर, मैं इस पे कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि विधानसभा में अध्यक्ष के क्या ड्यूटीज होती है, क्या कर्तव्य होते हैं, उस पर अपना एक विचार विमर्श करें। सर विधानसभा में सर अध्यक्ष के काम होते हैं कि वो जो न्यू मंत्री न्यू मिनिस्टर जो होते हैं, जो शपथ लेते हैं, उनको शपथ दिलवाना। उसके बाद में सर उसका काम होता है कि वो जो डेली प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, विधानसभा के जो सत्र होते हैं, उनकी अध्यक्षता करता है। कौन से बिल को पास करते समय सर उसमें की मेजॉरिटी है नहीं है, इस बात को सुनिश्चित वो करता है। जो प्रश्नकाल में स्टार्टर्ड क्वेश्चन और अनस्टार्टर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करता है। सर अभी मैं इतनी ही उनको याद कर पा रहा हूँ। ठीक है ऋतिक जी। ऋतिक जी, जी सर। पंचायती राज व्यवस्था का यानी कि ग्रामीण जीवन में किस तरह से बदलाव लेकर के आया है? सॉरी सर। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आ रहा है? सर पंचायती राज व्यवस्था से सबसे जो महत्वपूर्ण अंग सामने हमें हमारे सामने आता है वो ये है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कि हम देखते हैं भारत जैसे विशाल देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण बहुत सी बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो पंचायती राज के कारण लोग डायरेक्टली सरकार से जुड़े हैं, उनकी परेशानियों का समाधान वो खुद निकाल पाते हैं। ग्राम सभा का वो सदस्य होते हैं, जिस प्रकार हम चुनकर विधानसभा में सदस्य पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जो 18 साल के लोग होते हैं वो पंचायत के लेवल पर डायरेक्टली भागीदारी करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो कहीं ना कहीं इनको ऑटोनॉमी देता है कि वो अपने निर्णय को जो उनके कहना चाहिए कि उनके पक्ष में जो निर्णय लिए जा सकते हैं वो लेते हैं। और सर मैं इतना ही मैं बता पा रहा हूँ। बाकी सर पैसा एक्ट के बारे में मैं थोड़ी जानकारी अगर आप कहें तो। पैसा एक्ट क्या है? सर पैसा एक्ट है पंचायती राज का ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंशन, जिसके माध्यम से जो जल जंगल जमीन के जो अधिकार हैं वो ट्राइबल लोग जो हैं उनको सौंप दिए गए हैं, और वो उसके निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से यानी कि हमारे जनजातीय समाज के यानी कि कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं क्या समाज में? जी सर, अभी मध्य प्रदेश में 2022 में लागू हुआ, तो न्यूज में बार बार ये देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनको ट्राइबल एरियाज में परमिशन नहीं दी ग्राम सभा ने, तो उनको होल्ड पे करना पड़ा। जबकि समानता ये देखने को मिलता है कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको ट्राइब या जो पंचायत के लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, वो रोक नहीं पाते हैं। तो ये जो उनको पावर मिली हुई है कि वो अपने निर्णय लेंगे अपनी जमीन से संबंधित, अपनी जंगल से संबंधित, ये सर आजकल देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद देखने को मिलते हैं।
अच्छा, ये व्यवहारवाद क्या है? सर व्यवहारवाद एक 1945 के बाद जब राजनीति विज्ञान का पतन होने लगा, राजनीतिक सिद्धांत का पतन होने लगा, तो उसको रिवाइव करने के लिए एक नई विचारधारा लाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना था कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में हम साइंस को जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत को, राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाया जा सकता है। तो व्यवहारवाद में सर हम डाटा को स्टडी करते हैं, हम फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, और हम साइंटिफिक सिद्धांतों को प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद से किस प्रकार से अलग है? सर व्यवहारवाद में एक जो कमी छूट गई थी वो ये थी कि इन्होंने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उनको पूरी तरीके से नकार दिया था, ह्यूमन नेचर को पूरी तरीके से नकार दिया था, केवल डाटा और साइंस पर फोकस इनका था। और सर डेविएशन की जो है इसके मेन प्रोपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में इन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि राजनीति विज्ञान जैसे विषय में या कला जैसे विषय में हम वैल्यूज को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते, वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकते। वैल्यूज का बहुत बड़ा योगदान होता है, व्यक्ति के व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान होता है राजनीति विज्ञान जैसे विषय में। तो इस प्रकार से अलग है कि सर उन्होंने वैल्यूज को साइंस के साथ जोड़कर उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है, जबकि व्यवहारवाद केवल साइंस पर डिपेंडेंट है। माओवाद क्या है? सर माओवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो कि चीन में माओ के द्वारा शुरू की गई, जो कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद या साम्यवाद का सिद्धांत था उसको थोड़ा रिफाइन किया गया, और उसमें एग्रीकल्चर से जो पीजेंट थे उनको मुख्य धारा में लाया गया, उनके द्वारा रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया गया। जबकि मार्क्स का मानना था कि जो मजदूर वर्ग है वो कोई किसी भी संघर्ष को अंजाम देगा। लेकिन माओ ने इसको इसमें थोड़ा परिवर्तन करके इसमें जो किसान हैं, पीजेंट जो थे, उनके माध्यम से अ, चीन में क्रांति लेकर आए। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान में एशिया की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि हमारा जो सार्क संगठन है उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? सर इसका बहुत मेरे मायने में, मेरे विचारों में इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत, पाकिस्तान और चाइना, भारत और चीन जो है वो सार्क संगठन का एक आधार स्तंभ के तौर पर देखे जाते हैं, और उनके बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो भारत द्वारा चाइनीज एफ पर बैन लगाना हो, भारत द्वारा भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, और साथ ही साथ सर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा से रहे हैं। उसका वर्तमान में ही ऑपरेशन सिंदूर एक उदाहरण के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो जब जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके ही बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो सर हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कभी समझौता नहीं कर पाए, और यही कारण है कि सार्क वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उतना सक्सेसफुल नहीं होता दिख रहा है। अच्छा, G20 जो है, भारत उसका सदस्य है कि नहीं है? सर भारत G20 का सदस्य है। अभी हाल ही में G20 की बैठक कहाँ पर हुई थी? सर जो लेटेस्ट बैठक है उसका तो सॉरी सर मुझे याद नहीं है, लेकिन भारत और उसके पहले इंडोनेशिया में हुई थी। अच्छा, ये सॉरी सर, कैन आई गिव द आंसर, आई जस्ट मैक्स वेबर ने रिकॉल नौकरशाही के बारे ब्राजील में सर। सॉरी मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में क्या कहा है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है उसके अनुसार मैक्स वेबर ने नौकरशाही के कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसके माध्यम से वो बताते हैं कि नौकरशाही को अगर हम इफेक्टिव बनाना है तो कौन से जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये आपकी नजर में सही है? इस पर यानी कि आगे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर इसके दोनों मत हैं। एक मत ये भी है कि एक साथ होने से
बहुत सारे रिसोर्सेज का जो है वो बचत होगी। एक साथ चुनाव होने से जो बार बार हर कुछ साल में या कुछ महीने में जो चुनाव होते हैं, जिससे कि कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट चालू होते हैं, उनमें समस्या का समाधान होगा। लेकिन सर मेरे मत में ये लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे देश में लोकतंत्र के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक साथ चुनाव होने से जो हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है राज्य और केंद्र के बीच में, उस पर कहीं ना कहीं खतरा आ जाएगा। जो हमें केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, उनसे अ, उनके माध्यम से जो लोगों के हितों में जो वो कार्य करते हैं बार बार जीतने के लिए, उस पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी। तो सर मेरे अनुसार ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा नहीं है। ठीक है सर, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऋतिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। मेरी जी आवाज? सर। अच्छा। मुझे सर थोड़ी आवाज कट रही है लेकिन। आपकी आवाज सॉरी सर। मेरी आवाज से। सॉरी सर, अब क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अभी भी नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही। जी सर। अच्छा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, क्या देश में अभी क्या कारण था सॉरी सर, बिल्कुल यू आर नॉट ऑडिबल, सॉरी हो। नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। Okay. Okay, tell me about Divya Deshmukh. Recently seen in news. यस सर। Okay. Tell me यस about. सर सर शी इज अ ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, and sir she just won women world cup, so that's why she was in news. Okay. Where was it held? FIDE World Cup, Women FIDE World Cup Sorry sir, 2025. sorry sir, I not able to follow. Okay. You told the sir about the PESA Act. How many total sections are there in PESA Act? Sorry sir, I am not able to follow. When was it implemented in India? Sir, it was implemented in 1996. Okay. And when in MP? In 2022. Okay. Why it took 15th so November. long time? Hello. Hello. Hello, yes sir. Okay. Why Hello. did it take so many years to implement in Madhya Pradesh? What was the reason behind it? Sir, I am not aware of the actual reasons, but as far as I am concerned, the main reasons were the lack of bureaucratic document process. Okay. I think you should learn more about it. Okay. What's the basic difference between Forest Dwellers Act and PESA Act? Hello. Hello. ये उनका हो जाता है, उनका नेटवर्क। हेलो। थोड़ा सा स्पीड कम रखो, हल्का हल्का चल रहा हेलो। मैम, एक बार कॉल कर लीजिए उनको, क्या हो गया यार? और भी है ना इंटरव्यू अभी? है। और नहीं, भी ये है? लास्ट है। ये लास्ट है। फिर Sir, we are disconnected. ओके।
Now shall we start? Yes, sir. Okay. I was asking about the difference between PESA Act and Forest Dwellers Act 2006. What are the basic difference between them? Have you heard about Forest Sorry, Dwellers sir, I Act? cannot. Have you heard of? Yes, sir, I have heard about it. Yes, sir, I have heard about it. But sir, it is mainly related to the areas जिसमें से सर कुछ जो जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या क्या उसमें से लेके आ सकते हैं, जंगल का सामान जो है उससे Okay. संबंधित है. बट सर आई हैवंट Okay. रेड इन Okay. डिटेल. Okay. कोई बात नहीं. You have published some papers, and one of among them यस was सर. your role of media and political narrative in shaping anti-India sentiments in Bangladesh. Okay. यस सर. Okay. What is the difference between the relationship between India and Bangladesh in 75 to 90 and recently during the Muhammad Yunus regime? What are the basic difference between? Sir, initially when Bangladesh got independence, sir, you are asked about 1775 Okay. or 97. Sir, you asked from 1975 or 1971? 75 से 1990 तक देखा गया था कि बांग्लादेश में एक तरह से वो फिर से पाकिस्तान बनने वाला था. तो अभी जो चल रहा है, क्या अभी फिर से हम लोग उसी प्रकार से वहां पर डेमोक्रेसी आने के बाद हम फिर से वो सारे रिलेशंस रिस्टोर कर पाएंगे, या फिर अभी हम और लंबा जाने वाला है एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश? Sir, as far as I'm concerned, sir, it is going to stay here because sir जो शेख हसीना थी और जो अवामी लीग थी वो एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसके माध्यम से जिसके ऊपर इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी टिकी हुई थी बांग्लादेश के रिगार्डिंग. क्योंकि सर जो दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी है दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो वो हमेशा एंटी इंडिया रही है. उनका स्टैंड जो है हमेशा एंटी इंडिया रहा है और अभी वो दोबारा मजबूत हो गई हैं. और बांग्लादेश में सर जो एक रिलीजन जो है वो काफी उभर कर सामने देखने को मिला है लास्ट कुछ ईयर्स में. तो ऑन दी सेम लाइंस एज पाकिस्तान की जो इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया. और आज वो हमें देखने को मिल रहा है कि दोबारा जिस जिस प्रकार से जो जिया और रहमान थे उनके स्टैचूज को तोड़ा गया, उनके जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, तो इस आंदोलन में उन सब लोगों को जो है सर दरनिकार कर दिया गया और एक प्रकार से एक नई आइडेंटिटी के तौर पर बांग्लादेश अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है. तो सर मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में बांग्लादेश जो है वो फिर से सेकुलर और डेमोक्रेटिक लाइन से हमें देखने को मिलेगा. अभी ये लड़ाई काफी लंबी जाने वाली है. ठीक है. अच्छा, आप अभी बीना में कॉलेज में पढ़ाते हैं? जी सर. अच्छा, बीना अभी मतलब बहुत न्यूज में चल रहा था, एक वहाँ की मेंबर है वो काफी उसको न्यूज में लेकर आ रही थी, क्या रीजन था वो? सर उन्होंने सर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पार्टी चेंज करने का आरोप उनके ऊपर है कि वो कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में उन्होंने बीजेपी के मिनिस्टर्स के साथ में पार्टी शेयर की और इन पब्लिक स्फेयर में बीजेपी को काफी ज्यादा प्रमोट किया. तो जिस कारण से कांग्रेस ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी. लेकिन जब स्पीकर के सामने ये सवाल आया तो स्पीकर ने उन्हें डिस्क्वालीफाई करने से मना कर दिया और अभी उसकी जांच जारी है. हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है. तो सर ये है. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पर्यावरणवाद क्या होता है? पर्यावरणवाद का पॉलिटिकल साइंस में क्या? पर्यावरण. हाँ. हाँ जी सर. सर एक्चुअली जो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद 1992 में जो अर्थ समिट हुई, उसके बाद से हमें पर्यावरणवाद का जो सिद्धांत है वो उभरते हुए दिखता है, जिसमें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके द्वारा जो कार्बन एमिशन किया जाता है उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है. उसमें क्लाइमेट कंट्रोल को करने की बात की जाती है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रिजर्व करके रखना है. तो इसमें सर जो इंटरनेशनल काफी कॉन्फ्रेंसेस हुई, अभी सीओपी कॉन्फ्रेंसेस के नाम पर जो 1992 में अर्थ समिट हुई उसमें सीओपी की एस्टेब्लिशमेंट की गई,
जिसका काम ये है कि निरंतर अवधि पर मिलना और इस बात को सुनिश्चित करना कि किस प्रकार से कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। और उसमें सर एक रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम भी लाया गया है। तो एनवायरमेंटलिज्म इज ऑल अबाउट कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ऋतिक जी, जी सर। आपका मॉक ठीक है, बट कुछ थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत भी है अभी। एक तो ये जी है सर, कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर पाया था सर, एक्चुअली क्या है सर, कॉलेज। जी सर। जी, एक तो ये है कि आपका आंसर जो है ना, थोड़े से लंबे हो रहे हैं यार। और जी सर। दूसरा ये हो रहा है कि कई बार क्वेश्चन का जैसे आंसर आपने स्टार्ट किया और फिर बाद में आप एकदम से कहने लगते सर मुझे अब नहीं आ रहा है ना। ये तो उसको उतना ही समराइज करके आप बोले, आगे जरूरत ही नहीं है ना। इस कई जी दो सर। तीन क्वेश्चन में आपने ऐसा किया तो ये जी अच्छा सर। इंप्रेशन नहीं जाता है। और ये गर्दन आपकी एक साइड में झुकी रहती है, चलिए। आपने नोटिस किया है? एक्चुअली सर वो फोन में हाँ सर, वो एक्चुअली क्या है सर, फोन में मैं हूँ अभी। तो मुझे समझ में नहीं, मैं हाथ से पकड़े हूँ सर, स्टैंड नहीं है मेरे पास फोन का, तो उस कारण से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अच्छा अच्छा। ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसा बैठा हूँ। जी जी जी। और चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आ जाए तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। चेहरे जी पर सर। मतलब थोड़ा सा तनाव हल्का हल्का सा रहता है, उसकी जगह पर, जी सर आइए। है ना। और करंट के इशू थोड़ा इस तरह से जी और सर, पढ़ लीजिएगा, सर। है ना। जैसे आपका G20 का जी सर। आपको ने थोड़ा गलत बता दिया था, है ना। हाँ सर। और जैसे सार का मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आपने बहुत लंबा उसको खींचा, तो द पॉइंट्स पे थोड़ा सा आंसर दें, है ना। जी और सर। सब्जेक्ट में ठीक है आपका, है ना, बकाया सर और बता। वही है कि आंसर आपके थोड़े ज्यादा बड़े हो रहे थे जिन्हें हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। टू द पॉइंट बात कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे, है ना। 10 मिनट भी नहीं जा रहा है अभी इंटरव्यू वहाँ। जी सर। तो थोड़ा सा एक चीज ये कर लेना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आपको नॉलेज भी बढ़िया है। अ, और क्या था, थोड़ा बहुत मतलब और थोड़ा सा देख लीजिए, करंट अफेयर वगैरह और अच्छे से पढ़ लेना आप, है ना। और कोई दिक्कत नहीं है बाकी। जी सर। सही है। ओवरऑल अच्छा है आपका। ओवरऑल आपका बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। ठीक है। थोड़ा सा आंसर को टू द पॉइंट करने की कोशिश कर। हाँ, अब एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। आप ना थोड़ा सा ना, मतलब आपको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजों में एकदम से ऐसा हो गया आपको, मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो आपने सीधा बोल दिया कि अभी तो कोई आसार नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या पता आज रात को ही सही सब कुछ हो जाए, है ना। वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। अच्छा, और जैसे उसमें भी आपसे क्वेश्चन मैंने उसका पूछा था ना, वन नेशन पॉलिटिकल वन इलेक्शन वाला, इलेक्शन वाला। है ना। तो उसमें उसमें भी आप हाँ थोड़ा, हाँ। कोई सर ने बोला ना कि जब गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है तो मुझे लगता है कि उसका हमें फेवर करना चाहिए, उसका हमें फेवर है करना ना, क्योंकि चाहिए। जी गवर्नमेंट सर। जो चीज ला और रही है ऐसे ही तो आपने उसके फेवर में ही चीजें जानी चाहिए। और ऐसे ही आपने ना रेजिग्नेशन वाला था ना वाइस प्रेसिडेंट का, वो भी आपने बिल्कुल उसको भी आपने अपने मतलब जो भी आप जानते होंगे, जो भी आपकी नॉलेज होगी आपके अकॉर्डिंग आपने उसको कर दिया। क्योंकि कोई, दबाव भी हो सकता है, वो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं ये बोल। तो ऑफिशियल जो बात है ना वही। ऑफिशियल जो आपके सामने आती है न्यूज में, बस वो हमें बोलना है। जो हमको न्यूज, जो सरकारी न्यूज पेपरों ओके में सर। आती है, न्यूज में आती है, वही चीज हमें वहां बोलनी है। मतलब बाकी आपको तो सीधा स्वास्थ्य का ही हवाला देना है। स्वास्थ्य पीछे की क्या बातें जी हैं सर। वो नहीं कि कोई उसके लिए वो तो हुआ नहीं है ना। सर, उस पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर पीछे कुछ बात हुई हो तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उस संबंध में। नहीं या नहीं। फिर सिर्फ डायरेक्टली ये बोलें कि हमें मेरी नॉलेज में जो पब्लिक डोमेन में जो बात है वो ये सामने आई है, तो सर मेरे हिसाब से हमें उसी को मानना चाहिए। कुछ और या इस हाँ, ये प्रकार आप से बोल उसको सकते हो अप्रोच कि किया जाए। मतलब हवाला दे सकते हैं ना आप किसी का, कि न्यूज़पेपरों के हवाले से मालूम चला कि उनका स्वास्थ्य काफी दिनों से बिगड़ चुका था, तो वो इतने बड़े पद पर नहीं रह नहीं, सकते उन्होंने थे। रेजिग्नेशन भी स्वास्थ्य के हाँ, कारणों को स्वास्थ्य के लेकर के। कारण उन्होंने वही नहीं मानी जाएगी ना, हाँ पीछे हाँ। कुछ भी हुआ हो, पीछे कुछ भी हुआ हो, नहीं बोल सकते ना कुछ भी। जैसे अगर आपसे जी अभी सर। ये जी क्वेश्चन सर पूछ है। लिया जाए, हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने आप बताओ। सॉरी। कितने, हाँ, पाकिस्तान ने इंडिया के कितने राफेल गिराए हैं, आप बता पाएंगे? हाँ हाँ। नहीं सर, क्योंकि ऑफिशियली हमने कहीं पर डिस्क्लोज नहीं किया है कि हमारे ये। नहीं आपने,
सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। क्या हो गया है? ठीक है, चलिए सर आपको। सर की ठीक है। हाँ, ओवरऑल अच्छा है। सर सर मेरे एक दो डाउट्स थे थोड़े। जी, किस बात को लेके? सर एक तो, हाँ सर, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सर ने भी पूछा तो उनका आइडिया मुझे नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पर। जैसे सर ने डॉलर सेक्ट के बारे में पूछा, फॉरेस्ट डॉलर सेक्ट के बारे में, तो उसकी अगर जानकारी नहीं है तो क्या मैं डायरेक्टली मना कर दूं कि सर मुझे कोई जानकारी नहीं है सर, या फिर मैं एक गैस लूं नहीं, उनके सामने। दोनों बातें हैं। यदि आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी है हल्की फुल्की, तो आप बोल सकते हैं परमिशन लेकर के, सर ने कि मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूं, आप कहें तो, है ना। और बिल्कुल भी नहीं आता तो बिल्कुल आप सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी मुझे सर इसका कोई अंदाजा नहीं है, या मैं अभी इसको पढ़ नहीं पाया हूँ, अपडेट करूंगा, इस तरह से कुछ। जी सर। ठीक है। थैंक चलिए, ऑल यू। द बेस्ट जी। लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिजिक्स की डेट आ गई, जो फिजिक्स के शेड्यूल में जाता है। सर ये पॉलिटिकल साइंस की नहीं आई है? नहीं, करंट के क्लास होगी तुम्हारी तो। सर अभी तैयार हो जाएगा तो मैं कर दूंगा, तो मतलब इनका साथ। तो उससे बोल दो कि वो क्लास रीड कर दो, 809 में। किसको बोल दूं फिर 9 से 10 ले लो। हाँ सर, हमसे 9 से 10 किलो। ले गए थे तो माइक का ध्यान रखा करो।